हेलो दोस्तों, AKS क्लास पर आप सभी का स्वागत है। मैं जसवीर सिंह। जैसे ही आपको पता है कि हमारे सीटेट के प्रैक्टिस सेट 3 कंप्लीट हो चुके हैं। आज हमारा प्रैक्टिस सेट 4 होगा और प्रैक्टिस सेट 4 का पहला क्वेश्चन है हमारा कि गणित के शिक्षण अधिगम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वांछनीय है। ठीक है, वांछनीय मतलब सकारात्मक है। ठीक है, कह रहा है कि भ्रांति को रोकने के लिए, पहला ऑप्शन है भ्रांति को रोकने के लिए मुक्त अंतर वाले प्रश्नों से बचना चाहिए। अगर हम मुक्त अंतर वाले खुले ओपन प्रश्न वाले से बचेंगे तो क्या हमारे अधिगम के संदर्भ में जो वांछनीय है वो प्रक्रिया हो पाएगी? नहीं ना, तो ये हमारा ऑप्शन गलत हो गया। ठीक, बी ऑप्शन है संकल्पनाओं के अंतर्दृष्टि समझ को प्रोत्साहित करना चाहिए। ठीक है, जहां भी कहीं प्रोत्साहित आ जाए तो वो कहाँ हमेशा क्या होगा? सकारात्मक होगा, पॉजिटिव जाएगा। ठीक है, बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए। ठीक है, अगर हतोत्साहित होता तो वो नकारात्मक में जाता। ठीक है, निगेटिव में जाता। तो संकल्पनाओं को अंतर्दर्शी की समझ को प्रोत्साहित बच्चों को करना चाहिए। यही क्या है? हमारी वांछनीय प्रक्रिया है। फिर सी ऑप्शन है खुली पुस्तक परीक्षा से बचना चाहिए। अगर हम खुली पुस्तक परीक्षा से बचेंगे तो क्या बच्चों में वांछनीय उसके अधिगम में जो लर्निंग में जो संदर्भ है क्या वो हो पाएगा? उसकी वांछनीय प्रक्रिया हो पाएगी? नहीं ना, तो ये भी हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। डी ऑप्शन है कि विद्यार्थियों को बताना चाहिए कि प्रश्नों को हल करने के लिए निर्धारित कदमों का अनुकरण करना चाहिए। अगर हम बच्चों को बताएंगे कि प्रश्नों को हल करने के लिए निर्धारित उन्हें कदम का अनुकरण करना चाहिए, ये भी वांछनीय प्रक्रिया नहीं है। ठीक है, डी भी हमारा गलत हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, कह रहा है कि संकल्पनाओं की अंतर समझ को प्रोत्साहित करना चाहिए। यही हमारे शिक्षण अधिगम की वांछनीय प्रक्रिया है। ठीक है, यही हमारी वांछनीय प्रक्रिया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा है दूसरा। ठीक, क्या कह रहा है कि गणित के शिक्षण अधिगम पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव होने की संभावना न्यूनतम है? ठीक है, न्यूनतम मतलब कम है। ठीक, पहला ऑप्शन है प्रतिपृष्ठा की गुणवत्ता में वृद्धि करना। अगर हम प्रतिपृष्ठा की उसकी गुणवत्ता में वृद्धि करेंगे तो शिक्षण अधिगम के संभावना न्यूनतम थोड़ी हो जाएगी, अधिकतम होगी। तो ये तो ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक है, हमें न्यूनतम का मतलब है जो सबसे कम है। ठीक, मूल्यांकन के परिणामों के प्रयोग से शिक्षण में परिवर्तन करना। हाँ, सही बात है। मूल्यांकन के अगर हम परिणाम में प्रयोग करेंगे तो उसके क्या होगा? शिक्षण में भी परिवर्तन होगा, उसके व्यवहार में भी परिवर्तन होगा। ठीक है, सी ऑप्शन है मूल्यांकन के कारण, जो मूल्यांकन होगा उसके कारण छात्रों के आत्मविश्वास पर प्रभाव पड़ने के लिए तरीकों की जानकारी होना चाहिए। ठीक है, हम जब छात्रों का मूल्यांकन करेंगे तो उसमें आत्मविश्वास प्रभाव जो पढ़ना है उसमें क्या करेंगे? बच्चों को तरह तरह की जानकारी प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, ये भी होना चाहिए। डी ऑप्शन है छात्रों के गलत उत्तरों को पूरा हल कर देना। ठीक है, यही हमारी क्या है? न्यूनतम संभावना है। अगर हम अगर गलत प्रश्न करेंगे तो हम क्या गलत प्रश्नों को भी, गलत उत्तरों को भी पूरा हल करके देंगे? नहीं ना, तो यही क्या है? हमारे गणित के शिक्षण अधिगम की संभावना न्यूनतम है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी, छात्रों के गलत उत्तरों को पूरा हल देना। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक, ठीक है, क्वेश्चन थर्ड है हमारा कि रोहित ने अनुभव किया कि समचतुर्भुज और आयत दोनों है, एक वर्ग है और एक समचतुर्भुज और आयत दोनों है। वह वेन हेलेक के मानस चिंतन की कौन सा कारण है? ठीक है, स्तर 0, पहला ऑप्शन है स्तर 0 पहचानना, दूसरा ऑप्शन है स्तर 1 विश्लेषण करना, तीसरा ऑप्शन है स्तर 2 संबंध बनाना और थर्ड ऑप्शन है स्तर 3 निगमन। ठीक है, निगमन हो जाएगा इसका। ठीक, क्या हो जाएगा? निगमन हो जाएगा। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि कौन सा जो मानस चिंतन की कौन सा कारण है। ठीक है, कारण पूछ रहा है। ठीक है, क्या पूछ रहा है? कारण पूछ रहा है। ठीक, ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका? भाई रोहित ने अनुभव किया कि जो वर्ग एक समचतुर्भुज और आयत दोनों है। ठीक है, तो क्या कर रहा? जो वर्ग है और एक समचतुर्भुज, इसमें क्या कर रहा है? और आयत दोनों है, तो इसमें क्या कर रहा है? वो एक अपना संबंध बना रहा है। ठीक है, तो किसकी जानकारी देगा? स्तर 2 के। स्तर 2 का में संबंध बनाना। ठीक है, वो वर्ग में, समचतुर्भुज में, आयत दोनों में, तीनों में क्या कर रहा है? वो संबंध स्थापित कर रहा है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भाई स्तर 2 है कोई पहचानना। ठीक है, पहचानना ही क्या होगा? स्तर 2 पे क्या हो जाएगा?
जो कि चासुस्कीकरण में संबंध होते हैं, ठीक है, जो चासुस्कीकरण में संबंध होते हैं उसे पहचानना, ठीक है। और हमारा स्तर स्पष्ट क्या है, जो कि विश्लेषण से स्तर स्पष्ट क्या हो जाएगा, जो विश्लेषण से संबंधित है, ठीक है। और तीसरा चरण क्या हो जाएगा हमारा, तीसरा चरण हो जाएगा अनौपचारिक और चौथा हो जाएगा औपचारिक, ठीक है, ये है, ठीक। तो इसका क्या हो जाएगा, वर एक समचतुर्भुज आ जाता है तो दोनों में क्या कर रहा है, वो तीनों में संबंध स्थापित कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है हमारा 4, ठीक, क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा 4 है। किन्हीं दो पूर्ण संख्याओं का योग एक पूर्ण संख्या होती है तो पूर्ण संख्या के इस गुण को इस प्रकार उल्लेखित किया गया है, ठीक है, क्या गया है, ऑप्शन ए है संवरक गुण, ऑप्शन बी है क्रम विनिमय गुण, ऑप्शन सी है सहचार्य गुण और ऑप्शन डी है वितरण गुण। देखो, ठीक, वो कह रही है पूर्ण संख्या का योग एक पूर्ण संख्या होती है, ठीक है, तो इस प्रकार के गुण को क्या कहते हैं, हम संपूरक गुण कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब देखो संपूरक गुण होता क्या है, एग्जाम्पल, ठीक, जैसे हमने एक पूर्ण संख्या मान ली, ठीक, ए क्या मान लिया हमने, पूर्ण हो और प्लस बी भी पूर्ण हो, ठीक है, तो वो क्या करिए, जो इनका योगफल है वो एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए, तो जब ए भी पूर्ण होगी प्लस बी भी पूर्ण होगी तो हमारा क्या होगा, सी भी पूर्ण आनी चाहिए, पूर्ण संख्या, ठीक है, सी भी क्या आनी चाहिए, पूर्ण संख्या आनी चाहिए। जैसे मैं ए का अगर मान लूँ 5 है और बी का मान 7 है तो कितना आ जाएगा, 5 7 और 5 12, ये भी क्या हो जाएगी, पूर्ण संख्या हो जाएगी, ठीक है, क्या हो जाएगी, ये भी पूर्ण संख्या हो जाएगी। ए हमने पूर्ण संख्या मानी और प्लस बी भी पूर्ण संख्या मानी और इन दोनों का योग करके क्या आनी चाहिए, सी भी एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। तो ए क्या मान लिया हमने 5, बी क्या मान लिया 7, जब इन दोनों को हमने ऐड करा 7 और 5 कितने होते हैं 12, तो 12 भी क्या हो जाएगी, एक पूर्ण संख्या हो जाएगी। इसे ही क्या कहते हैं हम, इसे ही संपूरक गुण कहते हैं, संपूरक गुण, ठीक है, संपूरक गुण का एग्जाम्पल है, ठीक। जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन दिखाई दे तो क्या होगा, संपूरक गुण होगा, क्या है, दो अगर पूर्ण संख्याओं का योग अगर तीसरी पूर्ण संख्या होती है तो वो क्या कहलाती है, संपूरक गुण कहलाती है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा 5, ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 है कि गणित के शिक्षण अधिगम के विषय में निम्नलिखित विषयों में कौन सा कथन सत्य नहीं है, ठीक है, हमें क्या बताना है, नकारात्मक बताना है, ठीक है, हमें क्या बताना है, नकारात्मक, ठीक। पहला ऑप्शन है गणितीय अधिगम पर एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें संवाद निम्नलिखित है, सही बात है। अगर गणित के अधिगम में सामाजिक प्रक्रिया नहीं होगी तो हम गणित कैसे सिपाही, इसमें एक संवाद सम्मिलित है, ठीक है, ये हमारा ऑप्शन सही है, ठीक। फिर कह रहा है कि बी ऑप्शन है गणितीय ज्ञान की रचना में संस्कृत में हमारा कल्चर है और संदर्भ में कोई भूमिका नहीं है, क्यों नहीं है भाई, गणित की जो ज्ञान की सतह में संस्कृत के जो संदर्भ की है उनकी भूमिका बहुत जरूरी है, ठीक है, उनकी भूमिका भी जरूरी है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, निगेटिव ऑप्शन है, तो ये हमें क्या कहता है, निगेटिव ही कहता है, तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, बी, ठीक। दो ऑप्शन और देख लेते हैं, नमूनों के अवलोकन और सामान्यकरण से प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थियों में गणितीय ज्ञान का सृजन किया जाता है, सही बात है, छोटे छोटे नमूने से उनका अवलोकन करेंगे, उनके सामान्यकरण रखेंगे और प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थी को दिखाएंगे तो उनमें क्या होगा, गणितीय ज्ञान का एक सृजन किया जाएगा, ठीक है, ये ऑप्शन हमारा सही हो गया। गणितीय ज्ञान के सृजन में तर्क और वार्ता एक महत्वपूर्ण भूमिका है, सही बात है भाई, गणित का जो सृजन है उसमें हम तर्क भी लगाएंगे और उसमें हम एक दूसरे से संवाद और वार्ता भी करेंगे, तो ये भी क्या है, एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, ठीक है, ये भी क्या है, जो तर्क और वार्ता है ये भी एक महत्वपूर्ण क्या है, हमारी महत्वपूर्ण भूमिका है, ठीक है, इंदु क्या है, भूमिका, ठीक है, ये भी हमारी क्या है, भूमिका है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निगेटिव पूछ रहा था वो तो निगेटिव भी बताना था, तो गणितीय विज्ञान की रचना में संस्कृत और संदर्भ की कोई भूमिका नहीं है, क्यों नहीं है, भूमिका है, ठीक है। गणित को अगर हमें सीखना है तो संस्कृत और संदर्भ के भी, कल्चर की भी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा है 6, ठीक, क्वेश्चन नंबर 6, प्राथमिक स्तर पर संख्याओं को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित से कौन सा कथन सत्य है। हम अगर प्राथमिक कक्षा में जो किताब
पुस्तक पढ़ाई उसके लिए क्या है, कौन सा कथन सच दिया है इस स्तर पर। संख्याओं के अंतर्दर्शी समझ को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, सही बात है। अगर हम संख्याओं का जो अंतर्दर्शी है उसकी समझ को अगर हम विकसित करेंगे, उसे प्रोत्साहित कराएंगे, तो क्या होगा, हमारी जो प्राथमिक कक्षा की संख्या उसे पढ़ाने के लिए हमें क्या होगा, अच्छा होगा, अंतर्दर्शी समझ विकसित होगी। संख्याओं को लिखना अनुक्रम में पढ़ाना चाहिए। अगर हम संख्याओं को पहले से ही लिखवाएंगे और फिर उन्हें अनुक्रम में एक एक करके पढ़ाना सिखाएंगे, ये क्या हमारी जो प्राथमिक स्तर पर संख्या पढ़ाना का है, ये क्या हमारा विशेषता सही होगी, नहीं होगी ना, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन है, गणना से पहले संख्याओं को संख्या के रूप में लिखना सिखाना चाहिए। ठीक है, जब हम बच्चों को पहले संख्या की गणना ही नहीं सिखाएंगे तो बच्चा संख्या रूप से लिखना सीख जाएगा, नहीं सीख पाएगा ना, तो ये भी हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन है, संख्याओं को अनुक्रम एक क्रम में असंगति को प्रोत्साहित करना चाहिए। ठीक है, जो उसके भी असंगति है उसको क्या करना चाहिए, उसे प्रोत्साहित कराना चाहिए। ठीक है, तो प्रोत्साहित ऑब्जेक्ट पॉजिटिव है और प्रोत्साहित पॉजिटिव है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा थर्ड हो जाएगा। ठीक है, जो बच्चों की संख्याओं के अनुक्रम जो असंगति है, ठीक है, उसको क्या करना चाहिए, प्रोत्साहित कराना चाहिए। ठीक है, ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, जो हमारी प्राथमिक स्तर पर जो संख्याओं को पढ़ाने के लिए क्या क्या महत्वपूर्ण है, संख्याओं के अंतर्दर्शी समझ, जो अंतर की दर्श की समझ प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। डी ऑप्शन है, संख्याओं को जो अनुक्रम है उसकी असंगति को प्रोत्साहित करना चाहिए। जो बच्चों की अनुक्रम में जो हो रही है उसकी असंगति कैसे है, उसे असंगति को प्रोत्साहित कराना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए और हमारा डी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए और डी। ठीक, ठीक है, क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा, 7 है। ठीक, क्वेश्चन नंबर क्या है, 7, कह रहा है कि प्राथमिक स्तर पर पढ़ने के लिए, प्राथमिक स्तर पर पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में कौन सा पहलू अत्यंत महत्वपूर्ण है, कौन सा पहलू अत्यंत महत्वपूर्ण है। ऑप्शन है, गणित को बच्चों के जीवन के अनुभव का भाग बनाना। ऑप्शन बी है, परिकलन में परिशुद्धता विकसित करना। ऑप्शन सी है, उच्चतर पढ़ाई और रोजगार के लिए तैयार करना। ठीक, ऑप्शन डी है, प्रौद्योगिकी के लिए प्रोत्साहन और तैयारी करना। ठीक है, तो क्या है, गणित प्राथमिक स्तर पर पढ़ाने के लिए जो निम्नलिखित में से जो महत्वपूर्ण पहलू है वो क्या है। ऑप्शन पहला क्या है, गणित को बच्चों के जीवन के अनुभव का भाग बनाना। ठीक है, अगर हम जो प्राथमिक स्तर पर है, जब हम पढ़ाने के लिए करेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम जो गणित के बच्चों को है उसके क्या करेंगे, उसके जीवन के अनुभव से जोड़ेंगे। तो जब बच्चों के जीवन के अनुभव से जोड़ेंगे तो बच्चे उसमें भाग लेंगे, तो इसमें भाग के क्या हो जाएगा, एक महत्वपूर्ण पहलू हो जाएगा। ठीक है, उसमें क्या हो जाएगा, बच्चों के जीवन के एक अनुभव के पहलू हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक, शिक्षण में क्या है, अगर बच्चों के हम जैसे खोजकर्ता हो गए, बच्चों के अनुभव से जोड़ेंगे, बच्चों के आसपास के वातावरण से जोड़ेंगे, तो क्या होगा, वो सबसे महत्वपूर्ण पहलू होगा प्राथमिक स्तर पर बच्चों को पढ़ाने के लिए। ठीक है, तो बच्चों को अगर कहीं भी जीवन के अनुभव से बात जोड़ने की आ जाए, उन्हें प्रोत्साहित करने की आ जाए, तो क्या हो जाएगा, ये हमारा महत्वपूर्ण पहलू हो जाएगा। ठीक है, अब कह रही है परिकलन में परिशुद्धता विकसित करना। अगर हम परिकलन में उसकी परिशुद्धता विकसित करेंगे तो क्या हमारा प्राथमिक स्तर पर पढ़ाने के लिए बच्चों को पहला पहलू महत्वपूर्ण हो जाएगा, नहीं होगा ना, तो ये हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, और सी कह रहा है कि उच्चतर पढ़ाई और रोजगार के लिए तैयार करना। अगर हम प्राथमिक स्तर का बच्चा है और उच्चतर पढ़ाई मतलब जूनियर लेवल की उसे पढ़ाई का रोजगार के लिए प्रोत्साहित करेंगे, तो इससे क्या बच्चा प्राथमिक स्तर पर पढ़ पाएगा, नहीं ना। डी ऑप्शन है, प्रौद्योगिकी के लिए प्रोत्साहन और तैयार करना। किसी भी प्रौद्योगिकी के लिए उसे प्रोत्साहित करेंगे, उसे तैयार करेंगे, या पुरस्कार के लिए प्रोत्साहन और तैयार करेंगे, तो ये भी हमारा प्राथमिक स्तर की विशेषता नहीं है। ठीक है, पहलू नहीं है, तो हमारा एक ही पहलू है, ऑप्शन नंबर हमारा ए है, जो गणित में बच्चों के लिए जो जीवन के अनुभव के भाग को बनाना चाहिए। ठीक है, जो बच्चों के जीवन के अनुभव को भाग को बनाना चाहिए, यही क्या है, हमारी गणित के पढ़ाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन ए हो जाएगा क्वेश्चन 7 का। ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित क्रियाकलापों में से किसमें विद्यार्थियों में त्रिविम विवेचन द्विक स्थान की समझ विकसित होने की सर्वाधिक संभावना है। ठीक है, पहला है, एक संख्या चार्ट में नमूनों को पहचान करना। अरे हम बच्चों को एक चार्ट बनाकर दे देंगे और उसमें नमूनों की बच्चों को पहचान करने को कहेंगे, तो क्या इससे बच्चों के जो विद्यार्थी त्रिविम में है उसके विकसित होने की सर्वाधिक संभावना होगी, नहीं ना, ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। ठीक,
सुडोकू की पहेली को हल करना। कोई हमने पहेली बता दी और बच्चों को कह दिया कि आप इस पहेली को हल करिए, ठीक है। तो ये क्या विद्यार्थियों की जो त्रिविमीय है उनमें विकसित होने की शाब्दिक संभावना होगी? नहीं होगी ना, क्योंकि बच्चों की क्या पहेलियों को हल नहीं कर सकते, वो भी प्राथमिक स्तर, ठीक है। सी ऑप्शन है चौपड़ आकृतियों को पहचानना, ठीक है। ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है, चौपड़ आकृतियाँ। चौपड़ आकृतियाँ में क्या, जैसे घनाभ की आकृति आ गई, पासे की आकृति आ गई, त्रिविमीय की आकृतियाँ आ गई, ठीक है। तो ये किस में आती है? सब ये चौपड़ आकृति की पहचान होती है, ठीक है। चौपड़ आकृतियों को ही पहचान हो जाए। त्रिविमीय की आकृति आ गई, घनाभ की आ गई, पासे की आ गई, और हमारी एक और होती है बहुभुज की आकृति, ठीक है। तो सब किस आकृति में आएगी? ये चौपड़ आकृति की पहचानने में आएगी, ठीक है। तो ये क्या है? चौपड़ आकृति की पहचानना विकसित होने की सर्वाधिक संभावना है बच्चों में, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। आंकड़ों को निरूपित करने के लिए दंडारेख खींचना, ठीक है। हमने बच्चों को कह दिया कि आप एक दंडारेख खींचिए, इससे क्या होगा? आंकड़ों की क्या करिए? आंकड़ों को निरूपित करने का दंडारेख खींचिए। तो इससे क्या बच्चों में विकसित होने की सर्वाधिक संभावना हो जाएगी? नहीं होगी ना। बच्चों में विकसित होने की सर्वाधिक संभावना तभी होगी जब बच्चा क्या करेगा? जब बच्चा आकृतियों को पहचानेगा, ठीक है। जैसे त्रिविमीय आकृति होगी, बहुभुज आकृति होगी, पासा हो गया, और तुम्हारी घनाभ वाली आकृतियाँ हो गई, सब किस में आएगी? हमारी सब चौपड़ आकृतियों की पहचानने में आएंगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 का क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा है 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? कह रहा है कि बच्चों को जो भिन्न अंक संकल्पना के पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से क्या अत्यंत उपयुक्त है, ठीक है। कौन सा अत्यंत उपयुक्त है? गिनती तारा है, ऑप्शन बी है जियो बोर्ड है, ऑप्शन सी है संख्या चार्ट है, या क्विज़ छड़े हैं, ठीक है। अगर हम जो बच्चों को भिन्न संकल्पनाओं को पढ़ाने के लिए वो क्या करेंगे, तो कौन सा उपयुक्त वो होगा हमारा ऑप्शन? वो हमारा ऑप्शन होगा डी, क्विज़ छड़े। क्विज़ छड़े क्या होती है? जो हमारी आयताकार छड़े होती हैं, आयताकार रंग बिरंगी छड़े, ठीक है। क्विज़ छड़े क्या होती है? आयताकार जो हमारी रंग बिरंगे छड़े होती है, इनसे क्या बच्चा करता है? सर्वाधिक एकदम सी जल्दी सीख पाता है, ठीक है। एक आयताकार हमने छड़ दे दी, उसमें क्या करती है? हमने रंग बिरंगे रंग भर दिए, तो इससे क्या होगा? बच्चों को पहचान होगी। बच्चों को पहचान होगी तो बच्चों को विकसित होगा, और बच्चों को विकसित होगा तो बच्चों को संकल्पना पढ़ने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका भी होगी। तो ठीक है, किसका उपयोग करेंगे? क्विज़ छड़े का करेंगे, ठीक है। गिनती तारा का भी नहीं करेंगे, जियो बोर्ड का भी नहीं करेंगे, और संख्या चार्ट का भी नहीं करेंगे, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाए, क्विज़ छड़े। क्योंकि क्विज़ छड़े का मतलब आपको पता चल गया कि जो आयताकार होती हैं उनमें क्या करते हैं? हम रंग बिरंगे कलर भर देते हैं, जिससे बच्चा क्या होता है? बच्चा क्या करेगा? उसे सर्वाधिक पहचानेगा, और पहचानेगा तो बच्चा जल्दी ही सीख पाएगा, ठीक है। यही हमारी संकल्पना पढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण विधि है, ठीक है, क्विज़ छड़े। ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखो गिनती तारा क्या होता है, ठीक है। गिनती तारा का मतलब होता है, जैसे हमने ये छड़ ले ली, ठीक है, ये छड़ ले ली, ठीक है, और हमने इसमें कह दिया कि बच्चों को 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 1, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक। तो क्या करेंगे हम? गिनती तारा इसे कहते हैं। तो बच्चों से क्या करेगा? गिनती तारा, ठीक है। बच्चों को गिनने के लिए कहेंगे कि 1 2 3 4 5 6, ये रिंग 6 हैं, 1 2 3 4, ये रिंग 4 हैं, 1 2, तो ये सब क्या करते हैं? ये सब गिनती तारे के उसमें आते हैं, तो ठीक है। तो इससे बच्चों की श्रृंखला पढ़ाने के लिए थोड़ी होगी, हम किसका प्रयोग करेंगे? क्विज़ छड़े का प्रयोग करेंगे, ठीक है, क्विज़ छड़े का, ठीक है। क्वेश्चन 10 है कि निम्नलिखित कथनों में से किसमें संख्या 3 का प्रयोग क्रम सूचक भाव में हुआ है? 3 का प्रयोग क्रम सूचक भाव में है। ऑप्शन ए है मैं इस इमारत की तीसरी मंजिल पर रहता हूँ, क्या इसमें प्रयोग हुआ है? बी ऑप्शन है इस घर में 3 कमरे हैं, क्या इसमें प्रयोग हुआ है? सी ऑप्शन है प्रत्येक समूह में 3 टीम सदस्य हैं, ठीक। डी ऑप्शन है इस डिब्बे में 3 पेंसिलों के कई समूह हैं, ठीक है। क्रम सूचक होता क्या है? देखो क्रम सूचक होता है पहला, कोमा दूसरा, कोमा तीसरा, कोमा चौथा, ठीक है, ये होता है कोमा पांचवा, कोमा छठा, कोमा सातवां, ठीक। ये क्रम सूचक होता है। अब देख लो क्रम सूचक क्या है।
ठीक। वो कह रही है कि मैं इस इमारत की तीसरी मंजिल पर रहता हूँ, ठीक है। तो हमारा पहला ही ऑप्शन सही है। क्या कह रहा है, वो 3 का प्रयोग कहाँ हुआ है, पहले ऑप्शन में ही हुआ है। मैं इस इमारत की तीसरी मंजिल पर रहता हूँ, तो संख्या 3 का प्रयोग हुआ है। ये किस में आता है, क्रम सूचक में आता है। इस घर में 3 कमरे हैं, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, तो ये क्या होंगे, ये किस में आएंगे, गणना सूचक में आएंगे, ठीक है। तो ये ऑप्शन नहीं होगा। प्रत्येक समूह में 3 टीम सदस्य है, ये भी नहीं होगा। और डी क्या है, इस डिब्बे में 3 इसमें आ रहा है, 3 इसमें आ रहा है, ठीक है। तो क्या होगा, ये ऑप्शन कोई सा भी सही नहीं होगा। ना बी ऑप्शन सही होगा, ना सी होगा, ना डी होगा। ऑप्शन क्या होगा हमारा, ऑप्शन ए होगा, ठीक है। क्या कह रहे हैं, मैं इस इमारत की तीसरी मंजिल पर रहता हूँ, तो तीसरी हमेशा किस में आती है, क्रम सूचक में। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, ये किस में आते हैं, सब क्रम सूचक में आते हैं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर 10 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा है 11वां, ठीक। शुद्ध कथन को पहचानिए। यदि 2 आकृतियों का क्षेत्रफल समान है तो उनका परिमाप भी समान होगा, ठीक है। उनका परिमाप भी क्या होगा, समान होगा, ठीक है। तो क्या अगर 2 आकृति हम लेंगे, उनका अगर क्षेत्रफल समान होगा तो कोई ज़रूरी है उनका परिमाप समान होगा, ठीक है। अभी जैसे हमने ले लिया स्क्वायर, ठीक, ये ले लिया, एक आकृति ले ली हमने स्क्वायर, ठीक, और एक आकृति ले ली हमने रेक्टेंगल, ठीक है। एक आकृति क्या ले ली हमने, रेक्टेंगल ले ली, ये हमने ए मान ली और ये बी मान ली, तो ये भी ए हो जाएगी, ये भी बी हो जाएगी, ठीक है। अगर इनका क्षेत्रफल समान है तो कोई ज़रूरी है, क्षेत्रफल क्या हो जाएगा इसका क्षेत्रफल क्या होता है, स्क्वायर का क्षेत्रफल, स्क्वायर का क्षेत्रफल होता है बराबर ए स्क्वायर, ठीक है। और इसका क्या होगा, रेक्टेंगल का क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, ए गुणा बी हो जाएगा, ठीक है। इसका एरिया क्या हो जाएगा, ए गुणा बी हो जाएगा, ठीक। क्षेत्रफल ए स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा। अगर इनके क्षेत्रफल समान है तो इसका पैरामीटर क्या आ जाएगा, परिमाप क्या आ जाएगा इनका, इसका परिमाप कितना होता है स्क्वायर का, 4a, भाई चारों भुजाओं को जोड़ने 4a, और इसका परिमाप क्या होता है 2a प्लस के b, ठीक है। रेक्टेंगल क्या आ जाएगा 2a प्लस के b, ठीक है। या तो ए बी मान लो, वरना क्या मान लो, इसको एल बी मान लो, यू भी एल हो जाएगी, यू भी हो जाएगी, एल लंबाई हो जाएगी, ब्रेथ क्या हो जाएगी हमारी, चौड़ाई हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ भी कर लो एल और यहाँ बी, तो क्या आ जाएगा एल प्लस के 2l प्लस के बी आ जाएगा, ठीक है। अगर इनका क्षेत्रफल समान होगा, कोई जरूरी है इनका परिमाप समान होगा, नहीं होगा ना, ठीक है। तो ये ऑप्शन हमारा होने का नहीं, बी है। यदि 2 आकृतियों का परिमाप समान है, अगर इनका परिमाप समान है तो कोई जरूरी है उनका क्षेत्रफल समान होगा, ठीक है भाई। हम मान ले कि परिमाप क्या हो जाएगा, परिमाप अगर इनका समान कर दे, जैसे कुछ भी संख्या मान ले, 24 मान ले, तो क्या अगर हम यहाँ 24 का रखेंगे तो यहाँ 24 रखेंगे तो इनका एरिया क्या होगा, इक्वल आएगा, कभी समान नहीं आएगा, ठीक है। बी ऑप्शन नहीं होगा। परिमाप और क्षेत्रफल का मात्रक समान होता है, परिमाप और क्षेत्रफल का मात्रक समान होता है, नहीं होता ना, ठीक है। क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, और परिमाप का क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा, तो कभी हो जाएगा, कभी समान नहीं होगा, ठीक है। किसी आकृति का आकार उसके परिमाप का निर्धारण करता है, सही बात है, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, डी हो जाएगा भाई। किसी भी आकृति का आकार, ये रही आकृति का आकार, ठीक है, यो हमारा आकार ही तो परिमाप का निर्धारण करता है, सही बात है, करेगा तो ही। ए यो भी यहाँ से यहाँ तक ए, ठीक, यो भी यहाँ से यहाँ तक ए, और ए से यहाँ तक की ये भी डिस्टेंस ये हो जाएगी, और यो भी ये हो जाएगी, ठीक है। ऐसे इसका एल यहाँ से यहाँ तक है, और बी यहाँ से यहाँ तक है, और एल यहाँ से यहाँ तक है, और बी भी यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो क्या करेगा, परिमाप का निर्धारण करेगा, ठीक है। क्या करेगा, उनका आकार निर्धारण करेगा, ठीक है, उनका परिमाप का निर्धारण आकार करेगा। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। किसी भी आकृति का आकार उसके परिमाप का निर्धारण करता है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर हमारा 12 है, ठीक। क्या कह रहे हैं कि गणितीय पाठ्यक्रम के संबंध में शुद्ध कथन को पहचानिए। जो हमारा शुद्ध कथन है उसे पहचानिए। क्या कि गणितीय जो है वो विचारों की नींव प्राथमिक स्तर पर डाली जा सकती है। जो गणित में विचार है उसकी नींव क्या हम प्राथमिक स्तर पर डाल सकते हैं, ठीक। बी ऑप्शन है, भिन्नों की संकल्पनाओं को केवल उच्च प्राथमिक स्तर पर देना चाहिए।
ठीक है। भिन्नों की जो संकल्पनाएं हैं क्या उच्च प्राथमिक स्तर पर देनी चाहिए, उच्च प्राथमिक पर नहीं, तो जहाँ कहीं भी केवल आएगा वो तो वैसे भी नकारात्मक में चला जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये तो नकारात्मक में हो जाएगा, ठीक, नकारात्मक चला जाएगा, ठीक है। वो कह रही है समझ को बेहतर करने के लिए ऋणात्मक संख्याओं की संकुलन का परिचय प्राथमिक स्तर पर देना चाहिए। अगर हम बच्चे की समझ को विकसित करेंगे तो क्या हम प्राथमिक स्तर पर ऋणात्मक संख्याओं का जो परिचय है वो प्राथमिक स्तर पर देंगे, ठीक है। ऋणात्मक का नहीं देंगे, धनात्मक का देंगे, ठीक है। हम धनात्मक संख्याओं को अगर संकल्प परिचय प्राथमिक स्तर पर देंगे तो क्या होगा हमारा, वो सही समझ को बेहतर को विकसित करेगा। तो इसे ऋणात्मक नहीं क्या होगा, धनात्मक होगा, पॉजिटिव, धनात्मक, ठीक है। संख्याओं के संप्रदायों का परिचय प्राथमिक स्तर पर देंगे तो उनकी बच्चों की क्या होगी, उनकी बच्चों की समझ में बेहतर और विकसित होगा, ठीक है। डी है क्षेत्रफल मापन की संकल्पनाओं का परिचय केवल उच्च प्राथमिक स्तर पर देना चाहिए। अगर बच्चे को हम क्षेत्रफल और मापन की जो संकल्पनाओं का परिचय है वो उच्च प्राथमिक स्तर पर देंगे, केवल उच्च प्राथमिक देंगे, प्राथमिक और उच्च प्राथमिक दोनों में दे सकते हैं, इसमें केवल है तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, निगेटिव में जाएगा, ठीक है। तो हमारा एक ही कौन सा पॉजिटिव बचा, हमारा जो बचा एक ऑप्शन बचा कि बीजगणित विचारों की नींव जो है वो प्राथमिक स्तर पर डाली जा सकती है। हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। आज हमारा प्रैक्टिस सेट 4 था, ये भी कंप्लीट हो चुका है। इसमें 12 क्वेश्चन थे, वे हमने पूरे कंप्लीट करा दिए हैं। और आज का जो हमारा आज का सेशन है वो आपको कैसा लगा, और अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों तक ये वीडियो शेयर कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना। थैंक यू, धन्यवाद।